नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के केराकतपुर गांव के 2 दिन पहले ही गायब हुए व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केराकतपुर गांव निवासी निखत्ती लाल मौर्य के 4 पुत्र में से दूसरे नंबर का पुत्र त्रिभुवन लाल अपने घर से शनिवार को निकला था और घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने त्रिभुवन का पता लगाने के लिए काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चल सका। परिजनों ने लापता होने की सूचना लोहता थाने में दर्ज भी कराई और ऐसे में परिजनों ने बताया कि आज सुबह घर से 200 मीटर की दूरी पर बगीचे में सूचना मिली कि त्रिभुवन का शव गमछे के सहारे आम के पेड़ के डाल में फांसी पर लटका हुआ है। इसकी सूचना लोगों ने 112 नंबर पर देते हुए लोहता पुलिस को दिया और साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इस मामले में लोहता थाना अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया है कि शव का पंचायत नामा कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह हमको सूचना मिली है, बच्चे सब बताए हैं कि आपके भाई गिरे पड़े हैं यहाँ पे। तो मैं घर से आया तो देखा तो ऐसे ही गिरे पड़े थे। फिर सूचना दी गई जिसमें गुमशुदगी लिखी गई। हम दोनों द्वारा तलाश की जा रही थी। पता लगा आज सुबह निखिद्दी लाल त्रिभुवन के पिताजी हम थाने पे सूचना देते हैं कि हमारे लड़के त्रिभुवन लाल के आम के पेड़ की डाली से लटकते के कारण गिरने से एक चिट्टीदार स्टाल में लाश बंधी थी, जिसके कारण मृत्यु हो गई। यही बात है। निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे संघर्ष के कार्यक्रम में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले वाराणसी के अभियंताओं और बिजली कर्मियों ने आज चौथे दिन भी प्रबंध निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि बिजली विभाग का निजीकरण एक व्यवस्था नहीं बल्कि पुनः रियासतीकरण किए जाने का प्रयास है। निजीकरण की आड़ में फिर से देश की सारी संपत्ति देश के चंद पूंजीपति घरानों को सौंप देने की गलत चाल चली जा रही है। संघर्ष समिति ने सरकार पर आरोप लगाया कि लाइन हानियों के गलत आंकड़ों के आधार पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण एवं एक साजिश है और ऐसे में एक घोटाले के तहत सुनियोजित तरीके से ये किया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा बिजली विभाग को ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है। संघर्ष समिति अब इस कार्यक्रम को जन आंदोलन में बनाने की तैयारी कर रही है और सरकार को एहसास कराया जाएगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं और सरकारी संपत्तियों को बेचे नहीं। अगर कहीं घाटा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियों के कारण है। प्रमुख मांग हम लोगों की इस समय यही है कि निजीकरण का जो सरकार ने आदेश दिया है, हमारे पूरे पूर्वांचल को 3 अंचलों में बांट करके और अलग अलग अंचल को अलग अलग कंपनियों को बेचने का इनका मंशा है। सारे कर्मचारी जो है रोषित हैं, आंदोलित हैं कि निजीकरण में जो है उसमें जाने हम नहीं दिया जाएगा। उसका कारण है कि आज के तारीख में अगर बिजली हमारी अगर 6 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया मिल रही है और उसके बाद अगर निजीकरण में जाएगा तो जैसे पेट्रोल कंपनियां अपना दाम बढ़ा रही हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि जो है कुछ दिनों पहले रोडवेज का भी नाम आया है। रोडवेज में ध्यान दीजिए आप, जिन रोडों पर रोडवेज की बसें चलती हैं वहाँ पर तो रोडवेज का किराया उनसे थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन जिन रोडों पर रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं मनमानी किराया लेते हैं। तो इसी तरह अगर बिजली भी किसी निजी कंपनी में चली जाएगी तो हमारी जनता को महंगी से महंगी बिजली मिलेगी।
17 सूत्रीय मांगों को लेकर समर्थन में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन से जुड़े सभी विद्युत कर्मी मंगलवार को सुबह 10 बजे से 48 घंटे लगातार ड्यूटी कर सत्याग्रह करेंगे। सोमवार को भिखारीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम परिषद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संगठन के अध्यक्ष संजय भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि हम समस्त विद्युत कर्मी उपभोक्ताओं को लगातार बेहतर सेवाएं देने में लगे रहते हैं, जबकि सरकार हमारी मेहनत को अनदेखा कर निजीकरण की तैयारी कर रही है। साथ ही हमारी अन्य मांगों को अनसुने किया जा रहा है। ऐसे में सभी जूनियर इंजीनियर मंगलवार को सुबह 10 बजे से 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी कर उपभोक्ताओं की सेवा करते रहेंगे। संजय भारती ने कहा कि निजीकरण किए जाने के बाद इसके प्रत्यक्ष रूप से विद्युत कर्मी और उपभोक्ता परेशान तो होंगे ही, साथ ही आने वाली पीढ़ी के सामने नौकरी की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा संवर्ग है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन सरकार और ऊर्जा प्रबंधन के साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार और ऊर्जा प्रबंधन की नीतियों पे धरातल पे उतारने का काम एक एक सदस्य करता है। बावजूद इसके ऊर्जा प्रबंधन और सरकार हमारी जायज़ मांगों जो न्यायोचित मांगे हैं उसका समय से निस्तारण न किया जाना, ये हमारे आंदोलन का प्रमुख कारण है। वाराणसी में कैटरिंग, टेंट और सजावट का व्यवसाय करने वाले इस वक्त मुश्किल में हैं। इनका कहना है कि अनलॉक 4 में अभी तक किसी भी तरह की रियायत इनके व्यवसाय को राहत नहीं दे पा रही है। जल्द ही इनकी व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये सड़क पर उतरने का काम करेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में लगभग 400 से 500 टेंट और कैटरिंग व्यापारी है। लगभग 300 से 350 छोटे बड़े वैवाहिक लॉन भी है। लगभग 100 से 125 छोटे बड़े बैंक्वेट हॉल हैं। वैवाहिक सीजन में वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए वाराणसी जिले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए व्यापारियों द्वारा लगभग 250 से 300 करोड़ का व्यापार होता है। अनलॉक में सभी को राहत मिली है, लेकिन अभी भी आयोजनों में दोनों तरफ से 100 लोगों की अनुमति है, जिससे व्यवसाय में घाटा हो रहा है। लिहाजा व्यवसायी 300 लोगों की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। बैठारी चल रहा है, काम रोज़गार चल नहीं रहा है, पेटों पर आफत है। जो खाना यार खाएंगे तो जब मालिक है नहीं काम कर रहा है तो हम यार कहाँ से रोज़गार होगा। 6 महीने स्थिति तो बहुत बुरा है कि जो मतलब सारा सिस्टम मतलब एकदम ख़राब हो गया है, तहस नहस हो गया है, एकदम बेरोज़गार हम लोग हो गए हैं। क्या समस्या है अभी आप लोगों को, क्योंकि अनलॉक 4 आ चुका है, अब उसके बाद भी क्या समस्या आ रही है? आपको बताऊं कि अनलॉक 4 में भी सरकार द्वारा हम सभी व्यापारियों की, इस ट्रेड से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। सरकार सिर्फ हम सभी को लॉलीपॉप भर मात्र दे रही है कि 50 लोगों का पहले दिया गया, अब 100 लोगों का दिया गया। आप खुद बताइए कि बनारस में और भारत की जो संस्कृति सभ्यता है उसमें संयुक्त परिवार ही अभी ज़्यादातर हैं। एक परिवार के रिश्तेदार नातेदारों को तो छोड़ दीजिए, एक परिवार में, संयुक्त परिवार में भाइयों के परिवार को लेके 50 से 60 लोग हो जाते हैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे स्टाफ हैं, जैसे कि हलवाई हो गए, वेटर्स हो गए, सफाई कर्मी हो गए, ड्राइवर्स हो गए, लोडर हो गए, अनलोडर्स हो गए, मैनेजमेंट स्टाफ हो गया। इनको मिला के हमारी टीम कम से कम, अगर बहुत छोटा फंक्शन भी हम करते हैं तो 100 लोगों की पहुंच जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा सेटअप्स वगैरह आज लगने लगे हैं, इतना फैशनेबल काम होने लगा है। और उसके बाद हम उसमें कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 100 लोगों के काम में हम अपनी टीम भी जस्टिफाई कर लें, काम भी कर लें, उससे ज़्यादा तो हमारे खर्च आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री के आह्वान पे 3 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन हुआ। उसके बाद से हम लोगों का धंधा पूर्णतः ठप पड़ा हुआ है और हम लोग के माथा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप अपने स्टाफ को तनख्वाह दीजिए, उनका भरण पोषण कीजिए, तो हम लोगों ने पूरी तरीके से अपने स्टाफ का ध्यान रखा। मगर अब ये 6 महीने के बाद हम लोग को ये उम्मीद थी कि सरकार कुछ हम लोगों को राहत देगी या हम लोग का बिज़नेस स्टार्ट करने की अनुमति देगी, मगर अपने स्टाफ का ध्यान रखते रखते हम लोग अब अपना ध्यान रखने के काबिल नहीं रह गए हैं। आज की डेट में हम लोगों के पास प्रत्येक टेंट वाले और लॉन संचालक के पास कम से कम 100 से 125 स्टाफ की एक टीम होती है जो काम करती है, जो कि पूरी तरीके से बेरोज़गार हो चुकी है। हमारी सरकार से यही गुजारिश थी कि शायद हम लोग को धीरे धीरे ये अनलॉक करेंगे। अनलॉक 4 भी आ गया, मगर हम लोग को कोई राहत नहीं देगी। 100 आदमी की इन्होंने परमिशन दिया, जो कि हम लोग के लिए न्याय
नालसा द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से चलाए जाने वाले महिला सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के राज्य कार्य योजना के अनुपालन में और प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज यूसी शर्मा के आदेश पर सचिव सुधा सिंह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना काल में शासन से जारी निर्देशों का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही शामिल हुई। ये इस देख रेख संगठन जो ये पश्चातवर्ती देख रेख आफ्टर केयर ये संगठन है। यहाँ विभिन्न संस्थाओं में जो बालिकाएं रखी जाती थी, पहले इसका उद्देश्य ये था कि 11 से 18 तक वाली जो बालिकाएं हैं वो जब बालिग हो जाएं तो उन्हें यहाँ रखा जाएगा। तो वैसी ही संस्था है, परंतु शुरुआत में ही कुछ और भी तरह की महिलाओं को यहाँ पर मूक बधिर हो गई, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई, इन महिलाओं को भी यहाँ रख दिया गया है। तो हमारे माननीय सालसा के आदेश के अनुपालन में महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जाने वाले हमारे विधिक साक्षरता शिविर के क्रम में मैं यहाँ एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन की हूँ, जिसमें इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इनके लिए बनाए गए कानूनों के बारे में जानकारी देने, महिला कल्याण विभाग की तरफ से चलाए जाने वाले अभियान, प्रयास, स्कीमों के बारे में जानकारी देने और इनकी अपनी व्यक्तिगत और यहाँ से संबंधित समस्याओं को सुनकर उसका निदान करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी द्वारा किया गया है। पूर्वजों और पितरों को प्रसन्न करने के लिए वाराणसी में गायत्री परिवार द्वारा एक अनोखी पहल की गई है, जिसके तहत पिंडदान करने वालों को पर्यावरण के माध्यम से अपने पितरों और पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पितरों को तर्पण करने के लिए एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष में वाराणसी के विभिन्न घाटों के साथ ही प्रमुख पिंडदान स्थल पिशाच मोचन पर प्रतिवर्ष देश के विभिन्न कोनों से पिंडदान के लिए आने वालों का तांता लगा रहता है। इस पितृ विसर्जन को पर्यावरण से जोड़ते हुए वाराणसी के गायत्री परिवार द्वारा शुरू किए गए पहल के तहत पिशाच मोचन कुंड के समस्त तीर्थ पुरोहितों और आचार्यों की गद्दी पर प्रतिदिन 100 वृक्ष दिए जा रहे हैं और उनसे निवेदन किया गया है कि जो भी जजमान पिंडदान कर वापस जाने लगे उन्हें आशीर्वाद के साथ एक पौधा लगाने को जरूर दें। वृक्ष को लगाने के उद्देश्य को बताते हुए गायत्री परिवार के पंडित गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि पिंडदान के बाद वापस घर जाने पर एक पेड़ लगाकर ये मनन करें कि वृक्ष नहीं बल्कि उनके पूर्वज हैं, जिस प्रकार से हम जिंदा बुजुर्गों की सेवा करते हैं उसी प्रकार वृक्ष में अपने पूर्वजों को स्मरण कर सेवा करेंगे तो निश्चित ही पूर्वज प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वाराणसी में एक नई मुहिम शुरू कर रहा है। यह पितृपक्ष चल रहा है और सभी लोग अपने पितरों को नमन कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। और ये विश्व प्रसिद्ध विमल तीर्थ पिशाच मोचन का, जहाँ पर हर प्रांत के लोग आते हैं। तो इस तीर्थ से एक संदेश गायत्री परिवार की तरफ से जा रहा है कि आप अपने पितरों को पिंडदान तर्पण करने के साथ साथ उनके नाम से वृक्ष लगाएं। और यहाँ पर जितने भी हमारे आचार्य हैं, जिनकी गद्दियाँ हैं, इस सभी यहाँ के पुजारी जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनकी गद्दियों पर हम लोगों ने पेड़ रखवा दिए हैं और उनसे कहा गया कि जो भी जजमान आपके यहाँ पिंडदान कराने आता है, तर्पण कराने आता है, उसके आशीर्वाद के साथ साथ एक वृक्ष दीजिए और उसको ये प्रेरणा दीजिए कि आप यहाँ से यह वृक्ष ले जाएं और अपने पिता के रूप में, अपने दादा के रूप में, अपने माता के रूप में इस वृक्ष को ले जा करके लगाएं और स्मृति रखें कि हमारे पिताजी का श्राद्ध तर्पण जब काशी में हुआ था तो हम यह वृक्ष लाकर लगाए थे। हमारे जीवित पिता के रूप में हमारे पास वापस आए हैं। बात हैंडीक्राफ्ट की हो तो बनारस के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले लकड़ी के खिलौने भी विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। पिछले कई सालों से बदहाली की जिंदगी जीने वाले लकड़ी के कारोबार या फिर यूँ कहें कि लकड़ी के खिलौनों के कारीगर के सामने फिर से एक उम्मीद जगी है कि चाइना निर्मित खिलौनों के बंद होने के बाद अब उनके द्वारा बनाए गए खिलौनों की डिमांड बढ़ेगी। जितनी प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता है उतनी ही प्राचीन भारत की काष्ठ कला इसी कला का एक प्रमुख अंग है और लकड़ी से निर्मित बने खिलौने। दरअसल लोगों ने लकड़ी के खिलौने छोड़कर प्लास्टिक के और फिर बीते 2 दशकों में चाइना के बने खिलौनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिस कारण लकड़ी के खिलौनों के व्यवसाय और कला धीरे धीरे गुमनामी की ओर जाने लगी थी।
इस साल चाइना निर्मित सामानों के बहिष्कार के बाद इस व्यवसाय से जुड़े कारीगर और व्यापारी बेहद खुश नजर आए। लकड़ी के खिलौनों के कारीगर का कहना है कि जिस प्रकार भारत के लोगों ने चाइना में बनी सामानों का जो बहिष्कार किया है, उससे अब हम लोगों को एक उम्मीद जगी है कि ये काष्ठ कलाकारी पुनर्जीवित हो जाएगी और एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता देश नहीं बल्कि विदेश में भी बढ़ेगी। मोदी जी हमारे गुरु जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत तहे दिल से उनके आभारी हैं, बनारस की जनता। और मैं जो आपने बताया कि यहाँ पे क्यों रेट कम नहीं हो रहा है, उसमें तो सर थोड़ा सा तकलीफ़ हम लोग को है, जो कि हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी बोल दे रहे हैं। क्योंकि 40 साल से जो बुनकर भाई को बिजली में एक फिक्स रेट पर 120 रुपया पर किलोवाट का बिजली मिलता है, हम लोग को उसी को जो 3500 रुपया 3000 रुपया पर किलोवाट पे करना पड़ता है। इससे यहाँ के उद्योग में बहुत बड़ा गिरावट आई है, बहुत लोग इसको पलायन कर गए हैं। अगर सरकार इसको ध्यान देगी हम लोग के लिए बिजली में और या सोलर के लिए करके जिस तरह से बुनकर को 50% राहत दिया हुआ हमको भी अगर देगी तो ये उद्योग बहुत ज़्यादा पनप जाएगा और वो जो अपना पुराना जो लोग भागे हुए हैं इस छोड़ के कलाकार को, वो फिर से वापस आएंगे। सब तरह खिलौना बनते हैं, कोई भी खिलौना बना सकते हैं। बाहर जाता है, यहाँ बिकता है, विदेश जाता है और बहुत दिन से काम हो रहा है, बहुत तरह से काम होता है। पहले हाथ होता रहा और मशीन हो रहा है, मशीन से जैसे लट्टू हुआ, सिंघोड़ा हुआ और डिबिया हुआ और तो रखे हाथी घोड़ा ये सब भी बनाते हैं सर? हाथी घोड़ा नहीं बनता। हाँ, हाथी घोड़ा वाला दूसरा खराब नहीं बनता। अक्सर हम और आप खबरों में सुनते और पढ़ते हैं कि दुश्मन ने पीछे से हमला कर हमारे जवान को शहीद कर दिया। अब धोखे से वार करने वाले जवानों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दरअसल इसके लिए काशी की बेटी और अशोका इंस्टीट्यूट की छात्रा अंजलि ने रोबो हेलमेट तैयार किया है, जो कि पीछे से हमले की ताक में बैठे जवानों से दुश्मनों से जवान को अलर्ट करेगी और उन धोखेबाजों को ख़त्म करने में अहम योगदान देगी। ये रोबो हेलमेट दुश्मन पर गोलियां भी दाग सकता है। इस हेलमेट को सिर पर पहनने के साथ ही ज़मीन पर भी चलाया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि अंजलि ने ये बताया है कि ये विशेष रोबो हेलमेट वायरलेस टेक्नोलॉजी से लैस है। इस हेलमेट का एक वायरलेस फायर ट्रिगर है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से हेलमेट में लगे बैरल से जुड़ जाता है और ऐसे में इस ट्रिगर को किसी भी तरह से राइफल गन के ट्रिगर के पास लगाया जा सकता है। अगर धोखे से कोई दुश्मन पीछे से हमला करने की फिराक में रहता है या फिर कोशिश करता है तो हेलमेट जवान को अलर्ट कर देता है। मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है। मैंने एक रोबो हेलमेट तैयार किया है हमारे देश के जवानों की सुरक्षा के लिए। इस रोबो हेलमेट की खासियत ये है कि ये हमारी दोनों तरफ से फायरिंग करता है। कभी भी हमारे जवान को अगर पीछे कोई दुश्मन अगर उन पर अटैक करता है तो पीछे एक सेंसर के जरिए उनको एक सूचना मिल जाएगी कि उनके पीछे कोई उनका दुश्मन है, तो वो अपने एक रिमोट की मदद से पीछे भी फायरिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अगर हमारे जवान घायल हो जाते हैं और वो इस अवस्था में नहीं रहते हैं कि वो खुद फायरिंग और लड़ सकें आगे, तो ये हमारा हेलमेट रोबोट का काम करेगा और खुद जाके दुश्मनों को मारेगा। और इस रोबोट को बनाने में मुझे कुछ 2 महीने का समय लगा है। इस रोबोट की कीमत कुछ 8 से 10 हज़ार के बीच में आई है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।